दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं आपके बीच में इकोनॉमिक्स एक समझ को लेकर। दोस्तों इकोनॉमिक्स एक समझ को लेकर कुछ ऐसे शब्दावली है जिसका उपयोग आपके दैनिक जीवन में होता रहता है, आपके बीच के समाज के लोगों के बीच के चर्चाओं का विषय बना रहता है। सरकार अपनी विकास के मापन को आपके बीच में लेकर आती है और किसी देश की समृद्धि की आकलन उस विषय पर की जाती है। उस विषय को लेकर आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की समझ को लेकर आ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले दिनों ही कहा था कि इकोनॉमिक्स को समझाते समय उसके शब्दावली को जानना जरूरी होता है, उसका पैटर्न अलग होता है, उसकी थ्योरी अलग होती है, उसका मेथड अलग होता है। दोस्तों उसी मेथड को लेकर हम आज आपके बीच में जीडीपी और जीएनपी को समझाने का काम करेंगे, दोनों के बीच के अंतर को निकालने का काम करेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को देखिएगा, निश्चित तौर पर ये आपको समझ में आ चुका रहेगा कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, दोनों का अंतर क्या होता है और इसका विकास का पैमाना कैसे इस पर आधारित करके तय किया जाता है। तो दोस्तों पहले में हम लिखे हैं जीडीपी, जिसका हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नाम दिया जाता है, और दूसरे तरफ हमारा है जीएनपी, जिसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब जीडीपी की बात करते हैं तो हम इसमें कुछ बिंदुओं का आपको नजर इस पर रखना होगा, जिसमें वस्तु, सेवा, घरेलू सीमा, आर्थिक सीमा, इतनी बातों का अध्ययन तो आपको करना ही होगा जिसके आधार पर यह समझ आ सके कि यह होता क्या है। तो दोस्तों मैं जीडीपी को परिभाषित करने के लिए जा रहा हूं। इसमें पहले दिखा दूं यह जीडीपी कैसे तैयार होती है। किसी राष्ट्र के घरेलू सीमा के भीतर, दोस्तों याद रखेंगे हर देश का अपना घरेलू सीमा होता है। भारत का भी घरेलू सीमा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। यह भारत की घरेलू सीमा है। दोस्तों कहा जाता है कि किसी राष्ट्र के घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष समय इसका निर्धारित होता है। अमूमन एक वर्ष में ही लोग अपने जीडीपी को मापते हैं। किसी राष्ट्र के घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी प्रकार के वस्तु तथा सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहा जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक घरेलू सीमा के भीतर दुनिया का एक मैप मैं यहां बना दूं आपको। यह वर्ल्ड का मैप है दोस्तों, इससे विश्व का मैप आप समझेंगे, और विश्व के मैप के आधार पर मैं आपको बता दूं कि विश्व में भारत है, हर देशों का अपने घरेलू सीमा है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे देश के भीतर देश के लोग, मैं ब्लैक पेन को देश की संख्या से निर्धारित कर रहा हूं। देश के लोग तो होते ही होते हैं दोस्तों, देश के लोगों द्वारा उत्पादित होता ही है। कुछ विदेशी लोगों और कंपनियों द्वारा भी हमारे देश में वस्तु का उत्पादन किया जाता है। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश में मर्सिडीज कार विदेशी बनती है, बीएमडब्ल्यू कार विदेशी बनती है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो से लेकर बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर की कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं जो विदेशी होकर भी हमारे देश में उत्पादित करती हैं। दोस्तों बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें वस्तु के मौद्रिक मूल्य को और सेवा के मौद्रिक मूल्य को, दोनों के मौद्रिक मूल्य को, अंतिम जो मूल्य होता है अर्थात उपभोक्ता का जो मूल्य होता है, उस मूल्य को हम लिखते हैं। तो दोस्तों आपको मैं यहां बता दूं कि एक होता है वस्तु और एक होता है सेवा, और इसके द्वारा जो भी मूल्य तैयार होता है वह मूल्य भारत में भारत के लोगों के द्वारा भी तैयार होता है और भारत में रहने वाले विदेशी लोग या विदेशी कंपनियों द्वारा भी तैयार होता है। दोस्तों इसमें भारत के लोग और विदेशी लोगों का भी डाटा मैं इकट्ठा कर दूं तो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं। यहां ध्यान देंगे कि एक भारत का भी व्यक्ति इसमें या कंपनियां उत्पादित कर रही है और विदेशी भी कंपनियां इसमें उत्पादित कर रही है।
लेकिन ये पूरा उत्पादन हमारे घरेलू सीमा के भीतर ही हो रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत सारे मोबाइल की कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जैसे नोकिया से लेकर माइक्रोमैक्स और जो है कि आईफोन से लेकर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हमारे देश में लगातार बन रहे हैं। सैमसंग के प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये विदेशी कंपनियां हैं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग लगाकर उत्पादन का कार्य कर रही है, तो विदेशी मूल्य को भी हम इसमें लिख रखते हैं। और दोस्तों अगर भारत के लोगों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य 5,000 है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, और विदेशी लोगों या कंपनियों द्वारा उत्पादित सेवा और वस्तु का मूल्य अगर 3,000 है, तो हमारे देश का कुल जीडीपी 8,000 हो जाता है। दोस्तों ये जो हम इसको प्लस करेंगे तो यहां जीडीपी जो है हमारा 8,000 रुपये का हो गया। जीडीपी हमारा जो है 8,000 रुपये का हो गया। दोस्तों इसमें बस इस बात का समझना है कि चाहे किसी देश का नागरिक हो, अगर हमारे देश में उत्पादित किया तो हमारे देश का जीडीपी का हिस्सा बन गया। बस एक बात को आपको ध्यान रखना होगा जीएनपी का, या पहले मैं यही आपको हिंट कर दूं कि भारत के वो लोग या भारत की वो कंपनियां जो भारत से बाहर किसी दूसरे देश में यदि उत्पादन की कोई वस्तु या किसी प्रकार का सेवा या सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइड की, तो उसके द्वारा प्राप्त मूल्य भारत के जीडीपी का हिस्सा नहीं बनता है। दोस्तों अर्थात भारत के लोग विदेश में काम किए हैं या उत्पादित किए हैं, उसका भारत के जीडीपी में हिस्सा नहीं होगा, उसका उस देश के जीडीपी में हिस्सा होगा जहां पे वो किया गया है, जहां पे उत्पादित हुआ है। और भारत में कोई भी विदेशी यदि भारत में उत्पादित किया, भारत में सेवा प्रोवाइड किया, तो उससे प्राप्त मौद्रिक मूल्य भारत के जीडीपी का हिस्सा हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं वर्ल्ड से इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी क्या कहलाता है। तो जीएनपी कहता है किसी देश के या किसी राष्ट्र के आर्थिक सीमा के भीतर। दोस्तों आर्थिक सीमा हमेशा घरेलू सीमा से बड़ा होता है, और सामान्य तौर पे आर्थिक सीमा वो सीमा होती है जहां से भी उस देश को कोई इनकम प्राप्त होता है, किसी प्रकार का मनी जनरेशन का कार्य होता है धरती पर किसी जगह पर किसी देश द्वारा, तो उस देश का धरती के उस जगह पर भी जहां उसका पैसा उत्पादन हो रहा है, जहां उसका पैसा प्राप्त हो रहा है, जहां से वो पैसा जनरेट कर रहा है, उस जगह पर उसकी आर्थिक सीमा भी होगी। अर्थात भारत का एक आदमी अगर अमेरिका में काम कर रहा है तो भारत की आर्थिक सीमा अमेरिका में भी है। अगर भारत का एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है तो भारत की आर्थिक सीमा ऑस्ट्रेलिया में भी है। भारत की कोई कंपनी अगर चाइना में काम कर रही है तो चाइना में भी हमारी आर्थिक सीमा है। तो दोस्तों जब हम जीएनपी निकालते हैं तो इस बात का उल्लेख करते हैं किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर। आर्थिक सीमा हमेशा बहुत विशाल होता है। आर्थिक सीमा के भीतर सभी प्रकार के उत्पादित वस्तु या सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग को हम जीएनपी कहते हैं। दोस्तों आर्थिक सीमा के भीतर हमारे देश या हमारे जो है कि कंपनियों के द्वारा उत्पादित वस्तु का कुल आकलन होता है। जैसे दोस्तों इसमें भी हम सेवा को इंक्लूड करते हैं और वस्तु को इंक्लूड करते हैं। फर्क ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें अगर मैं इसको वर्ल्ड बना दूं, वर्ल्ड विश्व बना दूं, तो भारत के बहुत सारे लोग विश्व में वस्तु उत्पादित कर रहे हैं और सेवा भी दे रहे हैं, जो जीडीपी का हिस्सा नहीं था। अब हम देखते हैं कि अगर भारत के लोग या भारत की कंपनियां भारत से बाहर 1,000 रुपए का एग्जाम्पल के तौर पर वस्तु उत्पादन की और 1,000 रुपए का सेवा उत्पादन किया, तो जीएनपी बनाते समय हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। अर्थात हम यहां 1,000 रुपए का
विदेशी सेवा भी जोड़े हैं जो विदेशों में प्राप्त हुआ है, और 1,000 रुपये का विदेशी वस्तु जो भारत के लोग विदेशों में उत्पादन किए हैं उस वस्तु को भी जोड़ रखे हैं। प्लस दोस्तों अब यहां ध्यान दीजिए कि भारत में दो प्रकार के लोग काम करते हैं, एक भारत के लोग और एक विदेशी लोग। अर्थात भारत की भी कंपनियां भारत में काम करती हैं और विदेशी कंपनियां भी भारत में काम करती हैं। लेकिन जीएनपी निकालते समय दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ भारत में भारतीय कंपनी या भारतीय लोगों द्वारा उत्पादित जो अंतिम वस्तु और अंतिम वस्तु का मूल्य होता है सिर्फ उसको हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों हम इसमें बता दूं कि इसमें विदेशी भी 3,000 रुपए के भारत में उत्पादित कर रहे थे जब जीडीपी निकाल रहे थे तो, और भारत के लोग वस्तु और सेवा मिलकर 5,000 रुपए का उत्पादन कर रहे थे। अर्थात भारत में सिर्फ भारतीयों द्वारा उत्पादित वस्तु या जो है कि सेवा का मौद्रिक मूल्य 5,000 रुपए का है। तो हम यहां पे इसके साथ इन दोनों के साथ इस 5,000 रुपए को जोड़ दे रहे हैं, और ये टोटल हम अगर जोड़ेंगे तो फिर ये आपका 7,000 रुपए का हो गया। दोस्तों एक बात मैं आपको इसमें ध्यान दिला रहा हूं कि जीएनपी में इस विदेशियों के पैसे को निकाल दिया गया है। जो 3,000 रुपया है विदेशी जो भारत में उत्पादित कर रहे हैं उसको जीएनपी में नहीं जोड़ा जाता है, वो सिर्फ भारत के ही लोग या भारत की कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा के मूल्य को मैं जोड़ा हूं, और भारत के लोग या भारत की कंपनियां जो विदेशों में काम कर रही थी जो जीडीपी में नहीं जोड़ा गया था उसे हम जीएनपी में जोड़ दिए हैं। अर्थात यहां से मैं लेकर आया हूं इसको विदेश अगर हम मान लिया हूं दोस्तों तो यहां से लेकर आया गया है, और ये टोटल 7,000 रुपए का हमारा जो बना है वह जीएनपी बना है। ये जीएनपी है दोस्तों। मैं एक लाइन में कहूं तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारतीय द्वारा चाहे भारत में या चाहे भारत से बाहर कहीं भी उत्पादन किया जाता हो या कहीं भी सेवा दिया जाता हो उसके द्वारा प्राप्त जो मौद्रिक मूल्य होता है वह भारत का जीएनपी है। बस एक बात ध्यान रखिए कि जीएनपी निकालते समय अगर आपके घर का कोई व्यक्ति विदेशों में काम कर रहा है वह भी पैसा जीएनपी का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों आपके घर का आदमी अगर विदेश में काम कर रहा है, भले ही आपके देश को पैसा भेजता है या आपके पास पैसा भेजता है, वह जीडीपी का हिस्सा नहीं होता है, अर्थात भारतीय जीडीपी का हिस्सा नहीं होता है। और दोस्तों जीडीपी को निकालते समय भारत के लोग हों या विदेशी लोग हों, भारत की कंपनियां हों या विदेशी कंपनियां हों, यदि भारत के सीमा के भीतर कोई भी उत्पादन की या किसी प्रकार की सेवा दिया उससे प्राप्त जो मूल्य होता है वह भारत का जीडीपी होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों देख सकते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बता दूं आपको, यहां पे देख सकते हैं कि भारत की जीडीपी अगर 5,000 रुपए की हुई है, या हम अगर इसी को ले लें 8,000 रुपए की ही तो 8,000 रुपए की हुई है। यह 2022 में ऐसा हुआ है। 2022 में दोस्तों ये 2022 में अगर 8,000 रुपए का जीडीपी हुआ है और 2023 में यह अगर आपके पास 10,000 रुपए की हो जाए, 10,000 रुपए की, तो दोस्तों 8,000 में से कितना बढ़ा 2023 में? 2,000 रुपया बढ़ा। और यह 2,000 रुपया 8,000 का कितना परसेंट है? तो 25% है दोस्तों। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 2022 के बजाय 2023 में भारत की जीडीपी का विकास दर 25% रहा है। यही विकास दर को मापने का तरीका है। इसी प्रकार से किसी देश की विकास दर को मापा जाता है, वार्षिक रूप से विकास दर को मापा जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि 8,000 रुपए के बजाय अगर 10,000 रुपए की जीडीपी हो गई अगले साल, तो इसका मतलब अगले साल भारत की या उस देश की जीडीपी 25% का ग्रोथ कर रही है।
तो दोस्तों हमने आज जीडीपी को और जीएनपी को आपको बताने का प्रयास किया। अगर किसी प्रकार से कोई समस्या अगर आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बता दें कि यह समस्या है हमें, और उसका डिफाइन मैं पुनः करने का प्रयास करूंगा, या किसी प्रकार की कमी को आपके बीच में हम आपके कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये जीडीपी और जीएनपी किसी देश की आर्थिक समृद्धि का मापक होता है, किसी देश की विकास दर के मापक के रूप में उपयोग किया जाता है, और सामान्यतः यह किसी देश के एक वर्षीय मापन के रूप में तैयार होता है। इसी तरह किसी राज्य का जीडीपी होता है, इसी तरह किसी जिले की जीडीपी होता है, इसी तरह किसी देश की जीडीपी होता है। अगर वर्ल्ड में सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश कहा जाए तो वो है अमेरिका, और भारत में सबसे बड़ा जीडीपी वाला प्रदेश कहा जाए तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान के कुल जीडीपी से भी बड़ी है। दोस्तों याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जीडीपी महाराष्ट्र की जीडीपी है, और भारत की सबसे छोटी जीडीपी सिक्किम की जीडीपी है। दोस्तों वैसे जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, और गुजरात तीसरे स्थान पे है। लेकिन जीडीपी के विकास दर में दोस्तों देखा जाए तो पिछले 9 वर्षों से गुजरात राज्य का विकास दर, जीडीपी का विकास दर सर्वाधिक बना हुआ है। तो दोस्तों यह आपकी जीडीपी और जीएनपी है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।